हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स अप एकेडमी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूटी के लिए एक फास्ट ट्रिक सीरीज जिसमें आपको मिलेगा लास्ट मिनट स्कोरिंग की पॉइंटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डोमेन पॉलिटी। अब इसमें फर्स्ट बुक है आपकी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसका चैप्टर 1 है द कोल्ड वॉर एरा। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सेकेंड व्हाट इज द कोल्ड वॉर, देन द emergence ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, arenas of the Cold War, challenge to bipolarity, new international economic order, and the last India and the Cold War। अब ये सब समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर क्या होता है। तो देखते हैं कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर ऐसी वॉर होती है जिसमें आप फ्रंट में जाके एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करते हो, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर। एक हॉट वॉर आप कह सकते हो जिसमें आप आमने सामने बहुत बड़ी वॉर लड़ते हो, उसे कहेंगे हॉट वॉर, जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बट ये एक वर्ल्ड वॉर नहीं थी, इसमें कोई आमने सामने आके कुछ भी कोई भी जो सुपर पावर थी वो लड़ी नहीं थी, इसलिए इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर। अब ये कोल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ? अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उसमें दो पावर थी हमारी, एक थी अलाइड पावर और एक थी एक्सिस पावर। अलाइड पावर ने एक्सिस पावर को हरा दिया। अब वर्ल्ड में सिर्फ दो ही सुपर पावर बची थी, एक का नाम था यूएसए और एक के नाम था यूएसएसआर। अब इन दोनों की आपस में आइडियोलॉजी में डिफरेंस आने लगे, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो गई और ये आपस में एक दूसरे के राइवलरी बन गए हैं। अब हमें ये देखना है, कोल्ड वॉर का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। आप देख रहे हो 1945 के बाद इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। बट ये कोल्ड वॉर इतना लंबा क्यों चला, धीरे धीरे इसमें क्या क्या चीजें हुई, उसको देखने के लिए पहली चीज हम देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था बेसिकली कि एक यूएसए जो आपकी जगह है, क्योंकि ये दो ग्रुप में बट गया था, आपको पता होना चाहिए। एक कोल्ड वॉर में एक साइड था आपका यूएसए और एक साइड में था आपका यूएसएसआर, राइट। अब यूएसए की जो अलाइड कंट्रीज थी वो आप कह सकते हो बेसिकली इनका एलाइज था वेस्टर्न एलाइज और इनका एलाइज था ईस्टर्न एलाइज। अब इन्हें वेस्टर्न और ईस्टर्न क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आपका यूरोप था, यूरोप का जो वेस्ट साइड की कंट्रीज थी वो आ गई यूएसए में और यूरोप की जो ईस्ट साइड की कंट्रीज थी वो आ गई यूएसएसआर में। अब इन्होंने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया जिसका नाम था नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने कौन सा पैक्ट साइन किया? वार्सा पैक्ट। ये इनका मिलिट्री पैक्ट था। अब इसके बाद इन्होंने कुछ और पैक्ट भी साइन किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आता है आपको उस पर फोकस करना है। तो इसके अलावा इन्होंने एक सेंटो और एक सीटो, दो और पैक्ट बनाए थे या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। सेंटो मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी साइड में कौन था? चाइना, इराक। तो बेसिकली ये इनके अलाइज थे, राइट। लेकिन अब क्यूबन मिसाइल का क्या सीन था? यहाँ पे यूएसए है और यूएसए के पास में एक क्यूबा एरिया है और आपको पता है इधर की साइड यूएसएसआर है। अब जो क्यूबा है ये क्यूबा है यूएसएसआर का अलाइज, तो मतलब यूएसएसआर क्यूबा को कभी भी यूज कर सकता है। तो यूएसएसआर ने क्या किया, क्यूबा पे अपनी कुछ शिप्स भेज दी और उसको अपना न्यूक्लियर बेस बना लिया। जब आप क्यूबा को अपना न्यूक्लियर बेस बनाओगे तो क्यूबा से कभी भी यूएसए पे अटैक किया जा सकता है। तो यूएसए को जो पता लगा कि रशिया क्यूबा को अपना न्यूक्लियर बेस बना रहा है, तो उन्होंने रिटेलिएट करने के लिए यहाँ के सी रूट को बंद करा दिया, जिससे कि वो वापस चला जाए। अब बाद में एट द एंड होता क्या है कि इस न्यूक्लियर बेस को यूएसएसआर हटा लेता है और इनकी लड़ाई रुक जाती है। अदरवाइज हो सकता था कि अगर ये लड़ पड़ते तो इनकी लड़ाई ना रुकती। जैसा कि आप आज के प्रेजेंट सीन में भी अगर आपने सुना होगा, रशिया और यूक्रेन में भी यही लड़ाई हुई थी। यूक्रेन बेसिकली रशिया का पार्ट था, बट अब वो नेटो साइन करने जा रहा था और यही सीन जो क्यूबा रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पर, तो कल को यूक्रेन भी रशिया के लिए वही डेंजर बन जाता, इसलिए उनकी वॉर हुई थी। तो वही कहानी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। स्टार्ट आपकी कोल्ड वॉर यहाँ से हुई थी, तो आज भी अगर कुछ होता तो हमें यही देखने को मिलता। अब देखते हैं कि क्यूबा जो प्लेस थी ये स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, तो इन्होंने यहाँ से अपनी शिप वापस ले ली और यहाँ पे न्यूक्लियर बेस नहीं बनाया, तो इनकी लड़ाई रुक गई। तो बेसिकली हमें क्यूबा में क्या देखना है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसी के ऊपर था कि इनकी लड़ाई होते होते बची है, एक्चुअल में यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई थी।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन दोनों की आइडियोलॉजी क्या थी। तो बेसिकली इन दोनों की आइडियोलॉजी थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अब जो यूएसए था ये आपका कैपिटलिस्ट और एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, बट जो आपका यूएसएसआर था वो आपकी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री थी। ये आपको इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आप कोल्ड वॉर एरा देख रहे हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने देख लिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, हमने देख लिया व्हाट इज द कोल्ड वॉर, हमने देख लिया कि इमरजेंस क्यों हुई है ये टू पावर। इमरजेंस तो हो गई कि ये टू वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की सुपर पावर थी। बट यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि ये कोल्ड वॉर ही में, मतलब इनका जो वॉर था वो हमेशा कोल्ड वॉर ही क्यों रहा, क्योंकि हमने बात करी दोनों की दोनों सुपर पावर है। सुपर पावर रहेंगी तो अगर एक भी कोई भी पावर दूसरे पे अटैक करेगा तो दूसरी पावर के पास भी रिटेलिएट करने की शक्तियां हैं। बेसिकली दोनों ही पावर के पास न्यूक्लियर पावर थी, अगर एक ने न्यूक्लियर पावर यूज किया तो दूसरा भी कर सकता है। तो इन्हें पता था कि हम दोनों के पास इक्वल पावर है और अगर एक भी इनिशिएट करेगा तो दूसरा उसका जरूर रिटेलिएट करेगा। तो ऐसे में अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों ही पावर लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का रिटेलिएट करना नहीं चाहते थे, किसी भी तरीके का वार करना नहीं चाहते थे, और इसको कहा जाता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो आप देखोगे कि कौन सी पॉलिसी में बना के चलते थे, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, कि हम दोनों के पास इक्वल ही पावर है तो हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। इन्होंने इस लॉ पर काम किया या इस लॉ को फॉलो किया। बेसिकली यही आपकी पूरी की पूरी कोल्ड वॉर थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये जो एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर है, इसका मतलब होता है कि जो आपके इनकी कंट्री अलाइज थी, जरूरी नहीं है कि वो भी आपस में एक दूसरे के सामने ना लड़े। हमने कहा है कि वर्ल्ड वॉर टाइप का नहीं हुआ था, बट फिर भी आपको कहीं बीच बीच में देखने को मिलता है कि थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बीच में वॉर होता रहता था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, कोरिया वॉर, राइट, कि कोरिया में आप देखते हो कि डिवीजन आ जाता है, ये दो अलग अलग कोरिया वॉर होती है इनकी। नेक्स्ट आप देखते हो बर्लिन, कोंगो, ये कुछ आपकी वॉर दी हुई है। इनके लिए आपको कुछ ईयर याद रखने पड़ेंगे कि कोरिया वॉर कब हुई थी। तो कोरिया वॉर हुई थी 1950 से 53 के बीच में। बर्लिन वॉर हुई थी आपकी 1958 से 62 तक, और कोंगो वॉर हुई थी आपकी 1960 में। नेक्स्ट है हमारा चैलेंज टू बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब क्या था कि अब वर्ल्ड में सिर्फ दो ही सुपर पावर है, एक यूएसए एक यूएसएसआर, और जो बाकी कंट्रीज है वो इनके अलाइज बनते जा रहे हैं। तो इंडिया के पास चैलेंज आता है कि हमें किसकी तरफ जाना है। बट अब इंडिया क्या चाहता था, वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, वो चाहता था कि वो सॉवरन रहे, वो ना ही यूएसए को ज्वाइन करे ना ही यूएसएसआर को, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि हमें उनके अंडर में काम करना पड़ता, और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी के अंडर में काम करें। तो बेसिकली हमने ना तो यूएसए ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर ज्वाइन किया, और इंडिया के जैसी और भी कंट्रीज थी लाइक अफ्रीका और एशिया में, तो उन सब ने मिलकर एक नया अलाइनमेंट किया जिसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और उस मूवमेंट में मेन आपके 5 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक इंडिया भी होता है। इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घना। तो ये बेसिक 5 आपकी नैम की फाउंडिंग मेंबर रही है। अब ये नैम जो था, जो इस बायपोलैरिटी से निकल कर आया है, इसमें एक पॉलिसी साइन की जाती है जो था NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, इनके पास अपने रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ने रिसोर्सेज के लिए इन सुपर पावर पर डिपेंड होना पड़ता। तो यूनकैट आप कह सकते हो कि एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी थी, 1972 में इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट में इन्होंने कहा टुवर्ड्स द न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी हम बनाएंगे इनके लिए, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट हम इनके लिए उसकी कॉस्ट हम रिड्यूस कर देंगे, जो भी ये रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं इनको डेवलप कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। बट एट द एंड जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये फेल हो जाता है। तो बेसिकली आपको इसमें यही सब चीजें देखनी थी।
पॉलिसी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास सीधा सीधा पॉलिसी का नाम आ जाता है। तो पॉलिसी का नाम है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। फाइन। लास्ट आप देखते हो इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या पार्टिसिपेशन था? अब इंडिया ने तो ज्वाइन नहीं किया कोई भी एलाई, बट इंडिया इसमें आइसोलेट नहीं था क्योंकि इंडिया के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज जुड़ गई थी नैम में। तो इसलिए हम कहेंगे इंडिया ने कोई भी आइसोलेशन वाला बिहेवियर नहीं दिखाया, उसने कोई भी पैसिव बिहेवियर नहीं दिखाया। पैसिव का मतलब कि वो बिल्कुल ही कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, और ना ही हम कह सकते कि इसने कोई न्यूट्रलिटी दिखाई है, मतलब कि वो किसी भी फेवर में नहीं था। इंडिया ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, अपना स्टैंड लिया और अपने आप को प्रूव किया। बेसिकली आपको इस चैप्टर में यही सब चीजें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब चीजें थी, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि हमारा ये स्कोरिंग की पॉइंटर्स देने वाली है ये वीडियो, तो हमें किस किस चीजों पे ध्यान देना है तो वो हम देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है टू सुपर पावर कौन थी? यूएसएसआर एंड यूएसए। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे? फाइडल कास्ट्रो। सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। और फाउंडर ऑफ नैम कौन थे? यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। बाकी के की पॉइंटर्स देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।